Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. आज का जो लेक्चर रहेगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन सिटीजनशिप एक्ट 1955. जस्ट टेक योर पेन एंड नोटबुक और स्टार्ट करो इसको. ठीक है, पेंडिंग नहीं छोड़ना है कि बाद में लिख लूंगी बाद में लिख लूंगा. नो, स्टार्ट करो इसको. ठीक है, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारा 1950 में, तो उसके बाद हम 5 साल के बाद बनाते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955. पार्ट 2 में हमने देख लिया कि किस तरह से जब इंडिया का डिवीजन हो रहा था तो आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते थे. पर अब आगे के भी तो रूल्स बनाने थे ना. पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी अंडर आर्टिकल 11 कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो इंडियन सिटीजनशिप के लिए. तो इन जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनता है उसमें कहा गया है कि आपके पास 5 तरीके हैं इन ऑर्डर टू गेट अ इंडियन सिटीजनशिप. हर एक कंट्री का अपना क्राइटेरिया होता है. जो इंडिया का क्राइटेरिया है उसमें क्या बोला गया, 5 तरीके दे दिए गए. ठीक है, तो उसमें जो पहला तरीका है बाय बर्थ, जन्म के आधार पर. इसमें क्या बोला गया, जिसने भी इंडिया में बर्थ लिया ना, जिसका भी इंडिया में बर्थ हुआ वो ऑटोमेटिकली क्या है, इंडिया का सिटीजन. तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि ठीक है जिसका बर्थ हुआ वो क्या है, इंडिया का सिटीजन. पर इससे एक दिक्कत आने लगी. जो टेररिस्ट थे ना वो क्या करते थे, अपनी बीवियों को ले आते थे इंडिया और इंडिया में उनकी डिलीवरी करवाया करते थे. और जब डिलीवरी यहाँ पे होगी तो उससे क्या दिक्कत आने लगी, जब बच्चा पैदा ही यहाँ पे हुआ है तो उसको क्या मिल जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप. तो बहुत ज़्यादा इलीगल वर्क्स जो थे वो इससे होने लगे. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या बोल दिया गया, 1986 में एक अमेंडमेंट करी गई. 1986 5 अमेंडमेंट्स आएंगी इसकी. कौन कौन सी ईयर में, 1986, 1992, 2003, 2005 एंड 2019. तो ये साइड में लिख लो, बाद में ये आपके बहुत काम आएगा. तो 1986 में क्या लिख दिया गया कि जो भी जन्म ले रहा है उसका जो पेरेंट है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंडियन. एक पेरेंट जो है वो मस्ट बी इंडियन. इसमें स्पेशली फादर के लिए बोला गया था. ठीक है, तो एक पेरेंट जो है वो क्या होना चाहिए, इंडियन. तो बाय बर्थ में क्या बोला गया कि आपको, अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, आपने जन्म ही इंडिया की धरती पे लिया है, तो आपको क्या दे दी जाएगी, इंडिया की सिटीजनशिप. पर इससे इलीगल काम शुरू हो गए और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए 1986 में एक अमेंडमेंट करा गया जिसमें क्या बोल दिया गया कि एक पेरेंट जो है दैट मस्ट बी, ही मस्ट बी एक्चुअली इंडियन. तो यहाँ पे फादर के लिए बोला गया था स्पेशली. ठीक है, दूसरा तरीका क्या दिया गया, बाय डिसेंट, मतलब वंश के आधार पे. पर इसमें क्या बोला गया कि आपके जो आपका जो एक पेरेंट है वो इंडियन होना चाहिए. अब पेरेंट में भी कौन बोला, फादर. ठीक है, तो यहाँ तो जेंडर इनइक्वालिटी आएगी, जेंडर में भेदभाव होने लग गया. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आपके फादर अगर इंडियन है तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप. पर यहाँ पे लिखा फादर, हमें क्या दिखानी थी, जेंडर इक्वालिटी भी. तो यहाँ पे बाद में ऐड कर दिया गया मदर भी, या तो मदर या तो फादर. ये करा गया था अंडर 1992 अमेंडमेंट. ठीक है, अमेंडमेंट कब करी गई, 1992 में. तो 1986 में क्या ऐड करा गया कि पेरेंट जो है वो कहाँ के होने चाहिए, इंडिया के. तभी बच्चे को क्या मिलेगी, इंडिया की सिटीजनशिप. फिर बाय डिसेंट में क्या बोला गया कि आपका एक पेरेंट जो कि फादर वो इंडियन होने चाहिए, तभी जिसका बर्थ होगा उस बेबी को क्या मिलेगी, इंडिया की सिटीजनशिप. बट इसमें भी दिक्कत रही क्योंकि इसमें सिर्फ फादर बोला था. फिर मदर को ऐड कर दिया गया बाय 1992 में एक अमेंडमेंट कर दी गई और क्या बोल दिया गया कि नहीं, अगर मदर भी इंडियन है तो आपको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप. नाउ या तो फादर या तो मदर, पर एक क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन. तो दैट इज योर बाय डिसेंट, वंश के आधार पे. तीसरा जो तरीका बताया गया है इसमें, तीसरे तरीके में बोला बाय रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण. बाय रजिस्ट्रेशन में बोला कि आप या तो इंडिया में मैरिज कर रहे हो या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा. ठीक है, तभी आपको क्या मिलेगी, इंडिया की सिटीजनशिप. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है फ्रॉम अफगानिस्तान, वो चाहता है मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाए, तो उसको यहाँ पे
या तो शादी करी हो, ठीक है, या तो जॉब कर रहे हो, तो उसके साथ साथ 7 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, तभी जाके क्या मिलेगी, इंडिया की सिटीजनशिप। पर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो काउंट नहीं होती। वो क्या क्या हैं कि फॉर एग्जांपल आप फॉरेन कंट्री में गए हो एज अ टूरिस्ट, या किसी काम के पर्पज से, जॉब पर्पज, मतलब थोड़े टाइम का जॉब है, फ्रॉम इंडिया से कोई कंपनी है, उनका लिंक है फॉरेन कंट्री में, तो आप उस ट्रिप पे गए हुए जस्ट फॉर द पर्पज, पर वहां पे आप परमानेंट सेटल होने के लिए नहीं गए हो, ठीक है, नो परमानेंट सेटलमेंट, तो वो आपके 7 सालों में काउंट नहीं होगी, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल आप 2 महीने के लिए गए हो, तो आपके जो 7 साल हैं, मान लो आपको 6 साल हो गए हैं, तो अब क्या बोला जाएगा, 5 साल और 10 महीने हुए, ठीक है, यहाँ से माइनस नहीं होगा, बेसिकली वो 7 साल में काउंट नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन में क्या बोला गया, अगर किसी और कंट्री से आप इंडिया में आए हो, तो आपको यहाँ पे या तो शादी करने के पर्पज से या फिर जॉब के पर्पज से, तो आपको उसके साथ 7 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा। और अगर आप फॉरेन भी जाते हो, तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल नहीं होगी अगर आप वहाँ पे परमानेंट रहने नहीं जा रहे हो, तो ठीक है। सो दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन। अच्छा, 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था ना, 2003 में बोला गया कि अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लो, ठीक है, लीगली लो, ये चीज़ बोली जा रही थी, ठीक है, 2003 में, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। दैट इज फोर्थ इज बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब हिंदी में बोलें तो देशीकरण। इसमें ना कुछ कंडीशंस लगा दी अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है। फर्स्ट थी कि जो कैरेक्टर है बंदे का वो गुड होना चाहिए, ठीक है, उसके पास कोई और सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब पर्सन जो है वो अभी सिटीजन लेस होना चाहिए, उसके पास कोई सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, कोई क्राइम ना किया हो बाहर, ठीक है, वहां पे जेल वगैरह में ना रहा हो, और जो हमारा 8th शेड्यूल है उसमें से कोई 2 लैंग्वेजेस एटलीस्ट आती हो, ठीक है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, मतलब इंग्लिश जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश तो सारे बोल लेते हैं ना, इंडिया की बाकी की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है। और इन सब के साथ 10 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगी, इंडिया की सिटीजनशिप। अब देखो क्या होता है कि अब देखो इतना सारा कौन ही करेगा, ठीक है, 10 साल कौन रुकेगा, तो तभी 2003 में ये अमेंडमेंट करी गई कि जो आपको इंडिया की सिटीजनशिप है वो लीगली लेनी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो इलीगल तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप ले रहे थे, सो दैट्स वाई 2003 में ये बोला गया कि लीगली लो, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल पीपल के लिए। अब कुछ खास लोग होते हैं ना, जैसे खास लोगों में बात करूं तो कुछ लोग जो होते हैं वो साइंस में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कुछ आर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे, लिटरेचर में बहुत अच्छे होंगे, रिनाउंड लोग होंगे ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिनाउंड, दुनिया भर में इनका नाम चलता होगा। अब उनको थोड़ी बोलेगी इंडिया की गवर्नमेंट कि आ जाओ आप 10 साल आपको रुकना पड़ेगा तब जाके हम इंडिया की सिटीजनशिप देंगे, नो, इस केस में ये चीज़ नहीं होता है। इसमें ये क्या करेंगे, डायरेक्ट इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। कौन नहीं चाहेगा कि हमारी कंट्री में एक्सपर्ट रहे, ठीक है। अब एलॉन मस्क है, ठीक है, एलॉन मस्क है, कल को वो बोले, वैसे बोलेगा नहीं, वो बोले कि मुझे क्या लेनी है, इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, तो इंडिया में ये थोड़ी बोलेगी गवर्नमेंट की ठीक है आप 10 साल यहाँ पे आके रहो, वहाँ की भी सिटीजनशिप छोड़ो, तब जाके आपको सिटीजनशिप मिलेगी, नो, यहाँ पे क्या होगा, इनको डायरेक्ट इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, जो ऊपर क्राइटेरिया था ये फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट वाज बाय नेचुरलाइजेशन। वो है फिफ्थ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इसमें बोलें तो हिंदी में अर्जित भूमि। अब आपकी अर्जित भूमि क्या कहती है, जैसे सिक्किम ऐड हुआ था ना इंडिया में 1975 में,
बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें क्या किया था, सिक्किम वालों ने खुद बोला था, ये हमने थोड़ी जब्त करी थी उनकी ज़मीन कि हाँ ठीक है हम आपकी ज़मीन जब्त कर रहे हैं तो आप हमारे अंडर हो, हम थोड़ी टेररिज्म फैलाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पौंडीचेरी भी हमारे साथ जब ऐड हुआ था तो वहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या दिया, एक पर्चा थमा दिया पौंडीचेरी को, जिसको बोलते थे, आज का पुडुचेरी है जो, सिटीजनशिप। अब उस टाइम तो पौंडीचेरी था ना, तो मैं पौंडीचेरी बोल रही हूँ। सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962, पौंडीचेरी 1962 में आया था ना हमारे पास, अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें क्या बोला, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब अब सिक्किम जब ऐड हुआ ना इंडिया के अंदर, तो सारे जो सिक्किम के लोग थे वो सारे क्या बन गए, इंडिया के सिटीजन। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे जो इंडिया की लैंड है उसमें अब फिट हो चुकी है। तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे सिक्किम को 1975 में, 1962 में पौंडीचेरी एक पर्चा थमा दिया जाता है कि ठीक है आपकी जो लैंड है वो अब हमारे अंडर आ रही है, तो जो भी लोग हैं आपके वो सारे क्या हैं, हमारे सिटीजन। तो उनको सभी को क्या हुई, इकट्ठे मिल गई, ठीक है। सो दिस इज योर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट हुए। एक हुआ 1986 में, जिसमें क्या बोला गया कि आपके एक पेरेंट एटलीस्ट क्या होना चाहिए, इंडियन। इलीगल वर्क्स हो रहे थे और उसमें भी स्पेशली फादर। फिर आया 1992, क्योंकि पेरेंट में सिर्फ फादर ही बोले गए थे तो बाद में क्या ऐड करवा दिया गया, मदर को भी। तो 1992, 1992 के बाद आई 2003, जिसमें क्या बोला गया कि जो सिटीजनशिप है इंडिया की उसको लीगली लो, इलीगल तरीकों से मत लो, आगे आपको दिक्कत आएगी। तो दैट वाज इन 2003। 2005 में जो अमेंडमेंट हुई थी ना, वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हुई थी। इसमें मैं यहीं पे बता देती हूँ, एनआरआई का आप सभी को पता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ लोग जो हैं वो जैसे ही बाहर पढ़ने के लिए गए, 6 महीने अगर वो कॉन्टिन्यूटी में बाहर रहते हैं तो उनको क्या बोल दिया जाता है, एनआरआई। पर इससे क्या दिक्कत आने लगी, पैसे तो ये लोग भेजते थे इंडिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी खुश थी कि ठीक है अपने को पैसा आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या हुआ कि जो फॉरेन कंट्रीज थी ना, पहले तो लाख में मिल रही थी सैलरी, और जब लाख के बाद इनको करोड़ों में सैलरीज मिलने लगी, तो उधर की गवर्नमेंट, जिस कंट्री में ये रिसाइड कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि आप यहीं पे आ जाओ, हम आपको अपनी कंट्री की सिटीजनशिप दे देते हैं। तो उनको भी ठीक लगा कि ठीक है अपने को फ़ायदा तो हो नहीं रहा है इंडिया में रह के वैसे भी, तो उन्होंने क्या किया, और सारे राइट्स भी नहीं मिल रहे जो इंडिया में मिलते थे, तो इन्होंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लाया 2005 में, दैट इज़ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, आपको एक ग्रीन कार्ड थमा दिया जाता है, और उस ग्रीन कार्ड में ये अलाउ होता है कि जो भी इंडिया के राइट्स है ना, इंडियन सिटीजन्स के राइट है, वो भी आपको मिलेंगे, बस आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। इन दोनों के अलावा आपको सारे इंडिया के सिटीजन जो राइट हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो इससे क्या होने लगा कि जो एनआरआई थे, मतलब अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं जिन्हें, उनको क्या हो गया, एक तरह से रिलीफ मिल गया कि ठीक है यार अपने को अब स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है। और इवन 9 जनवरी क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, 1915 में जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो इनको जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके कंट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो इससे जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया थे वो खुश हो गए, और इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि अब हमें क्या करना है, फॉरेन की सिटीजनशिप लेनी है। वो इंडिया की सिटीजन रहते थे, वहाँ पे कमाते थे, इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। तो दैट वाज इन 2005। फिर एक और अमेंडमेंट हुई, दैट इज इन 2019। इसके तहत हमने हल्ला देखा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। CAA और NRC ये अलग से पढ़ेंगे हम। सो दिस इज ऑल अबाउट सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अगेन अभी सिटीजनशिप पे ही वीडियो आएगा, उसमें हम CAA के बारे में और अपना जो NRC है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, वो भी देख लेंगे, सो दैट ये सिटीजनशिप रिलेटेड सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए यहीं पे।
सो दिस इज़ इट। आई जस्ट होप आपने नोट्स भी बनाए और मैंने पूरी ट्राई करी कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा जितना समझा सकूँ उतना समझा पाई हूँ। सो दिस इज़ इट। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।